स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रिजिड बॉडी हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, वो पहला वीडियो हमने आपने देखा होगा। तो रिजिड बॉडी वो होती हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल रिमेन सेम इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी अगर हम फोर्स बॉडी पे अप्लाई करते हैं, अगर दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। मैं पहले वो आप वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक रिजिड बॉडी ली है जिसका मास मैंने एम लिया है, मास मैंने एम लिया है। ठीक है ना। तो हमने लिया है इफ द रिजिड बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अगर हम मानते हैं जो ये रिजिड बॉडी है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मीन्स हम इनको गिन के सकते हैं एक के बाद दूसरा, अगर मान लेते हैं। वरना ऐसे बोलने से बात, रिजिड बॉडी जो होते हैं उसमें इनफिनाइटली मनी पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। फिलहाल हम मान लेते हैं इसके डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी इसके पार्टिकल्स हम गिन सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसका एक पार्टिकल लिया है जिसका मास जो है डीएम से मैंने डिनोट किया है, और पोजीशन वेक्टर इज आर। यहाँ पे भी यानी सारी के सारी जो पार्टिकल्स हैं उनके मास में डीएम मान लेता हूँ। ठीक है ना। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, हमें पता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द एन पार्टिकल्स किसके इक्वल होता है, वो होता है यहाँ पे आर सी एम। RCM is equal to summation ironing from 1 to n mi ri divided by summation ironing from 1 to n mi। तो पहले हम देख चुके हैं ये कल सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स इस तरह से लेते हैं। मगर जो ये रिजिड बॉडी है, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, जो ये रिजिड बॉडी होते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स डिस्क्रीट नहीं होते, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी रिजिड बॉडी देखोगे, कोई आयरन की रॉड देखोगे, उसको पीस डालोगे तो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। एक्चुअली हर मैटर जो है वो एलिमेंट्स का बना होता है, एटम फिर एटम्स का बना हुआ होता है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जब भी हमें कोई चीज़ होती है जिसका हमें सम निकालना होता और वो काउंटलेस होते हैं इनफिनिटली, तो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन चेंज होती है समेशन चेंज होते हैं इंटीग्रेशन में। सो मैं लिख सकता हूँ इन केस ऑफ rigid body, in case of rigid body we have continuous distribution, of matter मैटर। तो हमें जो ये मैटर है ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पार्टिकल को हम गिन नहीं सकते हैं, इनके ये डिस्क्रीट नहीं, डिस्क्रीट के वक्त ये फार्मूला आ जाएगी, मैंने पहले माना था। मगर अब जो ये रिजिड बॉडी असल में है डिस्क्रीट नहीं, यानी इसके पार्टिकल्स को हम गिन नहीं सकते। यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये इनफिनिटली मनी पार्टिकल्स होते हैं, इनके हम गैप को ढूंढ ही नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप लगाने से भी हमें गैप इतना डेंस होते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है ना। सो जब भी ये इनफिनिट सम आपको निकालना होगा उस वक्त समेशन में, आप पहले ही बोल चुका हूँ आपको, वो किस में चेंज होता है, वो इंटीग्रेशन में। सो यहाँ पे देयरफॉर जो समेशन ये है, समेशन आयरनिंग फ्रॉम 1 to n, ये चेंज होगा टू इंटीग्रेशन, समेशन चेंज होगा इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर तो जो ये है आपका ये समेशन आयरनिंग फ्रॉम 1 to n है, ये n इज इनफाइनाइट नंबर, यहाँ पे अब ये फाइनाइट नहीं रहेगा, n इज इनफाइनाइट नंबर मीन्स दिस n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे जो ये है ये समेशन ये चेंज हो जाएगा, फिर समेशन mi ri ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आएगा इसकी जगह इंटीग्रल ऑफ
एम की जगह अब ना पार्टिकल का हम जब हमने कंटिन्यूस दिया है तो ईच पार्टिकल को हमने डीएम से डिनोट करना है, क्योंकि डीएम से हम बहुत ही छोटी छोटी डी एक्स डी वाई डी जेड डीएम, इससे हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें डिनोट करते हैं। तो उस वक्त एम आई जो मास है वो डीएम से डिनोट करेंगे जब इंटीग्रेशन में आ गया। और यहाँ पे जो ये आर आई, तो यहाँ पे हम इसकी जगह आर आई आर मीन्स यानी पोजीशन वेक्टर, आर आई पोजीशन वेक्टर, इस डीएम का ये पोजीशन वेक्टर है। और जो ये नीचे वाला समेशन है तो ये समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आई, ये चेंज हो जाएगा समेशन तो इंटीग्रेशन और एम आई चेंज होएगा डी एम में। देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास है हमें, देयरफॉर आर सी एम पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी तो ये इसकी जगह आ गया आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर। अब हम पहले आर को लिखेंगे आर डी एम डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, इसकी नीचे आएगा डी एम, नीचे आएगा डी एम। तो ये हमें मिल गई फार्मूला इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। अब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस एक्स वाई और जेड में, ठीक है ना, कंपोनेंट्स में, तो हम लेंगे आर सी एम जो कंपोनेंट है उसको हम लेंगे कंपोनेंट्स में एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के। इसी तरह से आर आपको पता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस वाई जे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर प्लस जेड के। तो ये पोजीशन वेक्टर आर कंपोनेंट्स में इसके इक्वल हुआ। तो देयरफॉर अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी है, अब हम यहाँ पे जिस कैपिटल आर का वैल्यू देंगे और जिस स्मॉल आर का वैल्यू देंगे। तो कैपिटल आर का हम वैल्यू देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, वो क्या है, वो है एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के इज इक्वल टू, और हम इस्तेमाल आर का भी वैल्यू देंगे तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे आर की जगह आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और यहाँ पे आएगा डी एम और नीचे भी है इंटीग्रल ऑफ डी एम। सो अगर मैं एक एक करके, तो यहाँ पे पहले आएगा आपको इंटीग्रल ऑफ एक्स सॉट डी एम और यहाँ पे आई प्लस इसका भी इंटीग्रल अलग करो वाई और साथ ही डी एम आएगा इंटू जे प्लस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे जेड डी एम इंटू के डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम। तो देयरफॉर अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो लेफ्ट साइड कोएफिशिएंट ऑफ आई क्या है, एक्स सी एम इज इक्वल टू और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ आई है तो वो है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम और डिवाइड, क्योंकि इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड। तो यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ आई इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ जी देखूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वाई सी एम इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम। सिमिलरली के का कोएफिशिएंट यहाँ पे है जेड सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या जरूरत, जेड के का कोएफिशिएंट जेड डी एम डिवाइड बाय ये इंटीग्रल ऑफ डी एम।
तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन दी होगी तो उस वक्त हम ये यूज़ कर सकते हैं और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग 3 इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर रॉड है, इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, COM मीन सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर रॉड। इस रॉड है हमारे पास, इसकी लेंथ मैंने L ली है, टोटल लेंथ इसकी L है, 10 मीटर है, क्या है L है लेंथ, और इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे मैंने इसका जो एक लेफ्ट एंड है वो मैंने एट ओरिजिन माना है और इसको मैंने अलाइन किया है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास निकाल के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट काफ़ी है क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है ना। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह पेन से कहीं ना कहीं पॉइंट पे आ जाएगा जिस पे ये बैलेंस करेगा, इसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। वो हम देखेंगे एट द मिड पॉइंट आ जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इसका एलिमेंट लिया है, तो इसका मैं यानी छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लिया है ऑफ मास DM और इसकी लेंथ मैंने ली है, क्योंकि छोटा ही है लेंथ ली है DX, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम DX DY DZ से डिनोट करते हैं, हमें पता है। नाउ वी नो दैट, हमें पता है जो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, हमें पता है जो मास होता है, mass is always equal to mass is equal to density into length, density into length। now हमें डेंसिटी जो है, डेंसिटी भी हमें पता होता है। डेंसिटी अगर हम ये इस फार्मूला से निकालेंगे तो वो आता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ, क्योंकि डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी रो से हम डिनोट करते हैं, आपको पता है डेंसिटी ऑलवेज, अगर हम इन केस ऑफ लीनियर डेंसिटी लेंगे अलोंग द लाइन, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे डेंसिटी की जगह में मास डिवाइडेड बाई लेंथ इनटू यहाँ पे ये लेंथ L है, ठीक है ना। अब हमें मास जो है, यहाँ पे हमें मास है DM, तो इस M की जगह हम DM लिख लेते हैं, M, तो यहाँ पे हम DM लिख रहे हैं। तो मास यहाँ में जो है ना, ये है ना लीनियर रॉड, इसका टोटल मास हम M लेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, सो दिस इज M, ठीक है ना। तो ये हम लेंगे मास ऑफ द रॉड इज मास of the rod is equal to हमने M से मास डिवाइडेड बाई लेंथ, मास डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है इंटू L। और जो ये लेंथ है ना, ये इसकी एलिमेंट की लेंथ आएगी, क्योंकि जो ये वाले लेंथ हैं, बिकॉज दिस डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और जो ये लेंथ आएगी ये आएगी इस एलिमेंट की लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो ये एलिमेंट की लेंथ आएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट की लेंथ आएगी, तो वो कितनी है, वो है DX। सो ये DM का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस DM इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ DM के लिए मैं लिख सकता हूँ दिस DM इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट DX, देयरफॉर क्योंकि ये जो ये मैंने पहले बोला है, रॉड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि लीनियर है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और ब्रेडनेस नेग्लिजिबल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक ही कोऑर्डिनेट हम लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि तो वो हम इस तरह से निकालेंगे, इफ एक्स CM be the center of mass of the rod, then this XCM क्या आएगा, XCM हमें फार्मूला पता है इन कोऑर्डिनेट्स, वो क्या है, वो आएगा इंटीग्रल XDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DM, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल
x एज इट इज़ नाउ dm आपको पता है dm इज़ m/l into dx होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो m कांस्टेंट है वो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे जो है ये l भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ x dx और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dm। नाउ इंटीग्रल ऑफ dm मीन्स आपको जो ये पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे ये इसको एलिमेंट्स हो जाएंगे, स्मॉल एलिमेंट्स, इन सब को ऐड करना है। तो वो आएगा टोटल मास, वो आएगा टोटल, ये हमेशा आपको इंटीग्रल dm टोटल मास देगा, दैट इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू m। एंड यू नो दैट इंटीग्रल ऑफ dm वैसे भी m के इक्वल होता है, जिस तरह से इंटीग्रल ऑफ dx x के इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ dz के इंटीग्रल ऑफ dm इज m टोटल मास। और यहाँ पे एक चीज़ अब हमें देखनी है, हमें देखना है जो ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक है, यानी ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इनको हम स्टार्ट करेंगे ऐड करना शुरू कहाँ से, ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, फुल लेंथ तक, ज़ीरो से लेकर फुल लेंथ तक। यहाँ से एक एलिमेंट आएगा, इनको ऐड करते 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 जाओ, यानी ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे आप तो हमें फुल लेंथ एल जितनी भी लेंथ है उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जो हैं इसके लिमिट्स देंगे 0 to l, 0 to l, ठीक है ना, 0 to l। तो यहाँ पे हैं इसके लिमिट 0 to l, 0 to l। तो अब जब हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू, तो ये इस तरह से इक्वल आएगा। यहाँ पे थोड़ा जगह यहाँ पे मैं दिस इज m/l को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज इंटीग्रल 0 to l x dx x raised power 1 एंड यहाँ पे हैं इसको डिवाइडेड बाय m। तो ये है x m इज इक्वल m/l 0 to l x raised power 1 dx divided by m। This and this m will cancel, this and this m will cancel, so this is equal to 1/l। now you know integral of x raised power n किसके इक्वल होता है, x raised power n plus 1 divided by n plus 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या जो होगा इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x raised power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 within the limit 0 to l। सो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 1/l। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 1 + 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज 2 विद इन द लिमिट 0 to l, ठीक है ना। सो मैं आप इसको लिमिट दे सकता हूँ 1/l। पहले अपर लिमिट दे दो l, तो x की जगह l देना है, जो आएगा l² डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। जब आप x को 0 दे दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा ये आपको 1/l इंटू l² डिवाइडेड बाई 2। तो एक l इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये x सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड है वो है l डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे रहेगा l डिवाइड बाई 2 मीनस हाफ द लेंथ। मीन जो ये सेंटर ऑफ द रॉड है मगर इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड होनी चाहिए। तो ये एट द मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट जो होगा इसका मिड पॉइंट वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा ऑन द हाफ पे l/2। अगर इसकी 10 मीटर लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, 10/2 5 मीटर पे, ठीक है ना। ये होगा।